नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का 1964 का एक फैसला है, मुरारी लाल बनाम देवकरण। हाँ, और ये मामला जोड़ा है संपत्ति कानून की एक बहुत ही अहम अवधारणा से। मतलब गिरवी रखना, जिसे हम मॉर्गेज कहते हैं, और एक खास सिद्धांत मोचन पर बाधा। मोचन पर बाधा या क्लॉग ऑन रिडेम्पशन सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका ताल्लुक एक ऐसी स्थिति से है जो शायद कई लोगों ने अनुभव की हो या सुनी हो। बिल्कुल। सोचिए, आपने कोई चीज गिरवी रखी, कर्ज लिया और समझौते में लिख दिया कि अगर मान लीजिए एक तय समय में पैसे वापस नहीं किए तो वो चीज हमेशा के लिए कर्ज देने वाली की हो जाएगी, चाहे बाद में आप पूरा पैसा चुकाने को तैयार हो। हाँ, यही इस केस का मूल मुद्दा था। 1919 में एक दुकान गिरवी रखी गई थी, अलवर रियासत में। अच्छा, और कर्ज था 6,500 रुपए का। हाँ, और शर्त ये थी कि अगर 15 साल में कर्ज वापस नहीं चुकाया तो कर्ज देने वाला, मतलब गंगाधर, वो दुकान का मालिक बन जाएगा। बाकायदा विलेख में लिखा था माला कलम। माला कलम, इसका मतलब? 15 साल बाद कर्जदार का कोई हक नहीं बचेगा, पूरी तरह से मालिक। और हुआ भी यही। कर्जदार मंगलराम वो समय पर पैसा नहीं चुका पाए। और फिर मामला और उलझ गया, क्योंकि दोनों ही मूल पक्ष, मतलब मंगलराम और गंगाधर, उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, फिर 15 साल बीतने के बाद मंगलराम के वारिस देवकरण, उन्होंने मुकदमा किया कि हमें दुकान वापस चाहिए, हम कर्ज चुकाने को तैयार हैं। लेकिन गंगाधर के वारिस मुरारी लाल वो कहाँ मानने वाले थे? उनका तर्क तो सीधा था। बिल्कुल सीधा। उन्होंने कहा, देखिए, समझौता साफ है, 15 साल बीत गए, पैसा आया नहीं, तो अब दुकान हमारी है, बात खत्म। और उन्होंने पुराने फैसलों का हवाला भी दिया होगा। हाँ, प्रिवी काउंसिल के कुछ पुराने मामले थे जहां कहा गया था कि भाई, समझौते की शर्तों का सख्ती से पालन होना चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पर जहां कोई खास कानून जैसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम वो लागू ना हो। और अलवर में उस समय ये अधिनियम लागू नहीं था? नहीं, उस समय नहीं था। तो फिर देवकरण का पक्ष क्या था? हाईकोर्ट ने उनकी बात कैसे मानी? हाँ, यहीं पर वो मोचन पर बाधा वाली बात आई। देवकरण के वकील और फिर हाईकोर्ट ने भी माना कि ये जो 15 साल वाली शर्त है ना, ये असल में अन्यायपूर्ण है। ये कर्जदार के संपत्ति वापस पाने के अधिकार पर एक तरह की रोक है, एक बाधा है। अच्छा, मतलब ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन या मोचन पर बाधा का मतलब है कोई ऐसी शर्त जो गलत तरीके से? हाँ, जो गलत तरीके से कर्जदार को उसकी संपत्ति वापस पाने से रोके, कर्ज चुकाने के बाद भी। कानून कहता है कि कर्ज चुकाने के बाद अपनी चीज वापस पाना कर्जदार का एक बुनियादी हक है। आप इस हक को किसी शर्त से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ये तो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत लगता है। मतलब ये कर्जदार को बचाता है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कर्ज देने वाला ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है और वो ऐसी शर्तें डाल सकता है जो थोड़ी दमनकारी हों। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन मेरा सवाल वही है, अगर अलवर में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम था ही नहीं, तो कोर्ट ने ये सिद्धांत लागू कैसे किया? समझौते की साफ शर्त को कैसे नजरअंदाज किया? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक और बड़ा कानूनी सिद्धांत कमाता है, न्याय, समानता और अच्छा विवेक, मतलब जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। न्याय, समानता और अच्छा विवेक, ये क्या है? ये अदालतों का एक तरीका है फैसला करने का, जब कोई लिखा हुआ कानून, कोई स्टैट्यूट उस स्थिति पर लागू ना हो रहा हो, तो अदालतें देखती हैं कि इंसाफ क्या कहता है, बराबरी का सिद्धांत क्या कहता है, आम समझदारी मतलब गुड कॉन्शियंस क्या कहती है। तो ये कोई नया सिद्धांत नहीं था, मतलब पहले भी इस्तेमाल होता था? नहीं, नया नहीं था। प्रिवी काउंसिल ने खुद कई मामलों में इसे इस्तेमाल किया था और भारत में भी मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट्स, वो सब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम आने से पहले भी इसी सिद्धांत के आधार पर ऐसे मामलों में फैसला करते थे। अच्छा, तो वो मानते थे कि भले ही एक्ट ना हो, पर अगर कोई शर्त बहुत ज्यादा सख्त है, अन्यायपूर्ण है, तो उससे लागू नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि न्याय और निष्पक्षता ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि किसी समझौते की आड़ में शोषण हो। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के पुराने रेगुलेशंस में भी इसी तरह के न्याय के सिद्धांतों की बात थी। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुरारी लाल बनाम देवकरण में क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही माना। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो 15 साल वाली शर्त थी, ये वाकई मोचन पर बाधा थी, एक अन्यायपूर्ण शर्त। भले ही संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम लागू नहीं था। भले ही वो एक्ट लागू नहीं था। कोर्ट ने कहा कि न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये मानना ही पड़ेगा कि अलवर की अदालतें भी
भारत की बाकी अदालतों की तरह इन बुनियादी उसूलों पर चलती होंगी। तो मतलब देवकरण को दुकान वापस पाने का अधिकार मिल गया कर्ज चुकाने पर। बेशक। हाँ, कर्ज चुकाने पर उन्हें दुकान वापस मिलनी चाहिए थी। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख यही है कि भारतीय कानून में कर्जदार का अपनी गिरवी रखी संपत्ति को कर्ज चुकाकर वापस पाने का जो अधिकार है, जिसे इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं, वो बहुत मजबूती से सुरक्षित है। अदालतें अक्सर देखती हैं कि कहीं समझौते की शर्तें इस अधिकार को गलत तरीके से छीन तो नहीं रही। सही कहा। और वो न्याय और निष्पक्षता को प्राथमिकता देती हैं, भले ही कोई खास लिखा हुआ कानून उस समय लागू न भी हो। ये कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन को भी बनाए रखने की कोशिश है। ये वाकई बहुत अहम बात है। चलिए इस चर्चा के अंत में एक सवाल विचार के लिए छोड़ते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारी परंपराएं, पुराने ग्रंथ वादा निभाने पर बहुत जोर देते हैं, है ना? जैसा इस केस में भी हिंदू कानून का जिक्र आया। हाँ बिल्कुल, वचन का पालन। और दूसरी तरफ अदालतों को ये भी देखना है कि किसी का शोषण ना हो, खासकर उधार वाले मामलों में। तो सवाल ये उठता है कि अदालतें कैसे तय करें कहाँ वो लकीर खींची जाए एक वाजिब समझौते और एक, जिसे कह सकते हैं, दमनकारी शर्त के बीच। इस संतुलन को कैसे साधा जाए, इस पर सोचने की जरूरत है।